नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दंत पारिक स्वागत करता हूं आपका पॉलिटिकल साइंस गुरुकुल के ऊपर। और आज के जो प्रश्न लेके आया हूं वो आपको पहले से सूचित था कि आज से हम जो है सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो यूजीसी नेट के विद्यार्थियों के लिए भी और फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए, दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में से प्रश्न आए हुए हैं, अलग अलग परीक्षाओं में से कलेक्ट किए हैं मैंने। और टॉपिक जो प्लेटो का है ये कंप्लीटली इसमें शामिल होगा। 20 प्रश्न है लेकिन अति महत्वपूर्ण हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक के रचयिता प्लेटो नहीं है? तो देखिए, रिपब्लिक प्लेटो की पुस्तक है, स्टेट्समैन प्लेटो की पुस्तक है और द लॉज ये प्लेटो की पुस्तक है। और ध्यान रखना, प्लेटो की सारी किताबें याद करके जाना, ये प्रश्न बार बार आता है। ठीक है। पॉलिटिक्स अरस्तु की पुस्तक है। ठीक, तो इसमें कोई दिक्कत आपके आएगी नहीं, ये आप अच्छी तरह से वैसे भी याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, यह किसने कहा? राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, ये प्लेटो ने कहा। प्लेटो ने कहा कि व्यक्ति जो है ना, उन व्यक्तियों से ही जो है वो राज्य बना है। राज्य का निर्माण जो है वो व्यक्ति सब मिले ना तब हुआ। तो इसका मतलब वो एक लाइन भी कहते हैं प्लेटो इसके बारे में कि राज्य बलूत के वृक्ष और चट्टानों से निर्मित नहीं होते, राज्य व्यक्तियों के संग्रह से निर्मित होते हैं। तो इस प्रकार व्यक्ति मिलते हैं तो राज्य का निर्माण होता है। अगला प्रश्न आता है, जब तक दार्शनिक राजा नहीं बन जाते, या तो दार्शनिक राजा बने, ठीक, अथवा इस संसार के राजाओं और राजकुमारों में दर्शन की भावना और शक्ति नहीं आ जाती, तब तक नगर राज्यों को उनकी बुराइयों से मुक्ति नहीं मिलेगी। मतलब जब नगर राज्यों को अगर आपको बुराइयों से मुक्त करना है ना, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? दार्शनिक राजा बनाना ही पड़ेगा। ये अवधारणा किसकी थी? प्लेटो की थी। अगला प्रश्न, प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या था? तो कंसर्निंग जस्टिस ये जो था वो प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक रखा गया था। अगला प्रश्न आता है, प्लेटो के साम्यवाद का मुख्य लक्ष्य क्या था? मेन टारगेट साम्यवाद का क्या था? क्यों प्लेटो साम्यवाद लेकर के आया था? तो बात करें हम आर्थिक समानता की, तो आर्थिक समानता कोई टारगेट नहीं था, क्योंकि आर्थिक रूप से समानता बाद में भी नहीं आई। ठीक है, एक संरक्षक वर्ग और एक उत्पादक वर्ग रहा, तो समानता वाली कहानी नहीं बनी। सामाजिक न्याय जो है उसमें कोई प्रॉब्लम पहले भी नहीं थी, और जो न्याय उसने स्थापित किया वो न्याय जो है वो सामाजिक न्याय से भी अलग था। एक इस प्रकार का न्याय था जिस न्याय की अवधारणा प्लेटो का अपना न्याय था, वो सामाजिक रूप से देखा जाए ये भी संभव नहीं है। फिर उसके बाद महिलाओं की स्वतंत्रता की हम बात करें तो हाँ, प्लेटो ने महिलाओं की स्वतंत्रता को स्वीकार किया, लेकिन टारगेट साम्यवाद का ये नहीं था। क्योंकि अगर ये होता तो फिर प्लेटो का केवल महिलाओं का या स्त्रियों का साम्यवाद ही आता। ठीक है ना, दूसरा दो प्रकार उसने दिया था वो संभव नहीं था। इसलिए हम कह सकते हैं कि उसका टारगेट था राज्य की एकता। साम्यवाद का लक्ष्य जो था प्लेटो का, वो मुख्य था राज्य की एकता लाना। अगला प्रश्न है, प्लेटो के साम्यवाद का सिद्धांत है आर्थिक समानता की स्थापना के लिए। वही बात प्रश्न आ गया, तो बात क्लियरली है कि आर्थिक समानता की स्थापना कोई लक्ष्य नहीं था। दूसरी, केवल एक वर्ग विशेष पर लागू होता है। साम्यवाद जो है वो एक वर्ग विशेष पर लागू होता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, संरक्षक वर्ग पर लागू होता है। अगला, वर्ग विहीन समाज की स्थापना करता है। नहीं, ये तो मार्क्स की बात आ गई। उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण करता है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि उत्पादक वर्ग ही अलग है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ऐसी स्थिति में प्लेटो की ये बात सही जाती है। कौन सी? प्लेटो की ये बात क्लियरली सही जाती है, दूसरे वाली, कि राज्य एक वर्ग विशेष संरक्षक वर्ग के ऊपर ही लागू था। क्या? साम्यवाद। क्लियर। अगला प्रश्न आता है, रिपब्लिक राजनीति की रचना नहीं अपितु शिक्षा पर लिखा गया एक महत्वपूर्ण और सुंदर ग्रंथ है। तो ये बात रूसो ने कही थी, इसको स्पष्ट रूप से ध्यान रखना। शिक्षा पर लिखा गया, रिपब्लिक को शिक्षा पर लिखा गया ग्रंथ बताया था किसने? रूसो ने। अगली बात आती है, प्लेटो की रिपब्लिक में प्रतिपादित न्याय सिद्धांत के अनुसार न्याय का अर्थ क्या है? प्लेटो ने जो रिपब्लिक के अंदर न्याय सिद्धांत प्रतिपादित किया था, उसके अनुसार न्याय का मतलब क्या है? तो उसका अकॉर्डिंग देखा जाए तो पहली बात तो जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं। सच बोलना और ऋण की अदायगी करना, तो ये तो प्लेटो के विपक्षी जो लोग थे उनका कहना था। अपने निर्धारित कार्यक्षेत्र में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना, हाँ बिल्कुल प्लेटो यही कहता है। क्या? कि अपने अपने कर्तव्यों का पालन करो और दूसरे के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप मत करो, बस न्याय आ जाएगा। संरक्षक वर्ग के लोग जैसे शासक है तो शासक और शासन का कार्य करेगा, सैनिक वर्ग सैनिक का कार्य करेगा, उत्पादक वर्ग अपना काम करेगा और दूसरे काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो यही चीज़ क्या होगी? न्याय लेकर के आएगी। तो कुल मिलाकर के ध्यान रखना, दूसरा कंसेप्ट सही है कि अपने निर्धारित कार्यक्षेत्र में, अपना जो निर्धारित कार्यक्षेत्र है उसमें अपने कर्तव्यों का निर्वाह
करना। अगला प्रश्न आता है, निम्न में से कौन प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु कहता है? मुक्त समाज का शत्रु कौन कहता है? तो कार्ल पॉपर जो हैं वो प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु कहते हैं। ठीक है ना, इसको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। कार्ल पॉपर ने बहुत से लोगों को कहा था, जिस उसमें से प्लेटो जो है वो प्रमुख था, जिसे मुक्त समाज का उन्होंने शत्रु कहा था। निम्न में से किसने यह कहा कि शासकों को किसी प्रकार की अपनी पैतृक संपत्ति नहीं रखनी चाहिए? तो सीधी सी बात है, संरक्षक वर्ग को में साम्यवाद लागू था और आर्थिक साम्यवाद और स्त्रियों का साम्यवाद, दो साम्यवाद उसने लगाए थे। तो प्लेटो ने स्पष्ट कह दिया था क्या कि पैतृक संपत्ति नहीं होगी संरक्षक वर्ग की, यानी शासकों की। ये बात प्लेटो ने स्पष्ट रूप से कर दी थी। अगला प्रश्न है, प्लेटो को राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि, क्यों कहा जाता है? राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत का जनक क्यों कहा जाता है? अर्थात राज्य को आदर्श माना गया, राज्य को सर्वश्रेष्ठ माना गया, राज्य से ऊपर किसी चीज़ को नहीं माना गया, ऐसा क्यों कहा गया? किसके बारे में? प्लेटो के बारे में। यानी प्लेटो राज्य को सबसे ऊपर मानता है, ये बात क्यों कही जाती है? ठीक, तो वो इसलिए कही जाती है क्योंकि उसने जो सिद्धांत दिया, ध्यान से देखिएगा, प्लेटो ने जो सिद्धांत दिया उसके सिद्धांत का आधार यह नहीं है कि मानव प्रकृति क्या है, बल्कि यह है कि वह कैसी होनी चाहिए। मानव की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? चाहिए मतलब चाहिए कौन डिसाइड करेगा? राज्य। इसलिए उसने कहा कि राज्य की प्रकृति कैसी, मानव की प्रकृति क्या है, इससे उसको कोई मतलब नहीं था, बल्कि राज्य डिसाइड करेगा कि व्यक्ति की प्रकृति कैसी होनी चाहिए। अर्थात जो उसका कार्यक्षेत्र है वो उसी में काम करेगा, दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्लेटो राज्य को बहुत ज़्यादा महत्व देता है और इसलिए राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत का वो क्या हो गया? जनक। कौन? प्लेटो। ध्यान रखना, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि वो इस बात पे वापस से देख लो, उसके सिद्धांत का आधार यह नहीं है क्या कि मानव प्रकृति क्या है, बल्कि यह है कि कैसी होनी चाहिए। और चाहिए का डिसाइड कौन करेगा? राज्य। मतलब सबसे ऊपर कौन हो गया? राज्य। मतलब राज्य क्या हो गया? आदर्श हो गया। इसलिए राज्य का आदर्शवादी सिद्धांत का जनक प्लेटो कहा गया। अगली बात आती है, कौन राज्य के गुणों की साझेदारी मानता है? राज्य के गुण जो है ना उनको साझेदारी मानता है। कौन मानता है? तो गुणों की साझेदारी है, जो संरक्षक वर्ग है उसमें शासक के गुण जो हैं वो बुद्धि होती है, ये सबको मालूम है, विवेक या बुद्धि। उसके बाद साहस जो है वो जो सैनिक वर्ग है उसका है, और उसके बाद में उत्पादक वर्ग जो है उसका तृष्णा जो गुण है वो महत्वपूर्ण उसने बताया। तो कुल ना करके हम कह सकते हैं कि प्लेटो जो है वो गुणों के सामंजस्य की बात करता है, गुणों की साझेदारी, उससे राज्य बना है। बुद्धि भी है, साहस भी है राज्य में, तृष्णा भी है, और इन तीनों का जब सामंजस्य होता है तब राज्य का निर्माण होता है। राज्य जो है वो गुणों की साझेदारी से बना है। ये बात हम कौन कह रहा है? हमें प्लेटो बता रहा है। अगला प्रश्न है, न्याय मानवीय आत्मा का गुण तथा मन की आदत है। तो ये बात कौन कहता है? ये बात कहता है प्लेटो। मानवीय आत्मा का गुण है न्याय। न्याय क्या है? मानवीय आत्मा का गुण और मन की आदत। ठीक, तो कौन कह रहा है ये बात? ये बात कर रहा है प्लेटो, क्योंकि आत्मा के गुणों की बात हो रही है। गुण किसके? अभी थोड़े पिछले प्रश्न में भी हमने पढ़ा गुण, तो गुण किसके? गुण की बात हो रही है मानव की आत्मा के गुण। ठीक है, और फिर आत्मा के जैसे गुण होते हैं वैसे उसकी आदत पड़ेगी, और नहीं पड़ेगी तो पटको, क्योंकि वो साफ कहता है प्लेटो क्या कि जैसी आपकी आत्मा गुण है वैसा ही आपको बराबर काम करना है, यानी उस आत्मा के अंदर वो आदत भी डालनी है। ठीक, तो ये बात कौन कहता है? प्लेटो कहता है। ठीक, कि आत्मा के गुण होंगे और मन की आदत होगी। अगली बात प्लेटो ने, अच्छा इससे क्या होगा? उससे न्याय आएगा। देखो इसमें एक बात और ध्यान रखना, आत्मा के गुण मन की आदत से होना क्या है? न्याय आएगा। किसके अकॉर्डिंग? प्लेटो के अकॉर्डिंग। प्लेटो ने दार्शनिक राजा की सिफारिश की, सुशासन करने के लिए, राज्य को चलाने के लिए, व्यक्ति को स्वतंत्रता देने के लिए, समाज के विकास के लिए। तो देखो समाज के विकास के लिए उसको कोई चिंता नहीं थी राजा बनने की, दार्शनिक होने, क्योंकि समाज का विकास तो राजा वैसे भी करेगा, दार्शनिक नहीं होगा तो भी सड़क वड़क तो बना ही देगा। व्यक्ति की स्वतंत्रता ये भी राजा कोई भी दे देगा, राज्य भी कोई भी शासक चला लेगा, लेकिन सुशासन, गुड गवर्नेंस वही दे सकता है जो राजा दार्शनिक होगा। हर कोई गुड गवर्नेंस नहीं दे सकता, उसके लिए तो उसे दार्शनिक बनना ही पड़ता है, नहीं तो भ्रष्टाचार हो जाएगा। भाई विकास भ्रष्टाचार करके भी कर सकते हो आप, स्वतंत्रता भी भ्रष्टाचार करके दे सकते हो, राज्य भी भ्रष्टाचार कर चला सकते हो, लेकिन सुशासन अगर चलाना है ना, गुड गवर्नेंस, तो उसके लिए जो है आप भ्रष्टाचार और ये चीज़ें लागू नहीं कर सकते। प्लेटो निम्न में से मुख्यतः किससे संबंधित था? प्लेटो किससे संबंधित था मुख्य रूप से? तो ज्ञान के शासन से, क्योंकि शासन कौन करेगा? दार्शनिक राजा,
और दार्शनिक राजा में क्या होगी, विवेक या बुद्धि। ठीक है, विवेक होगा मुख्य रूप से, अगर हम सही शब्द बोलें तो विवेक होगा। ठीक, तो ज्ञान के शासन अर्थात विवेक का शासन, और ये बात किसने कही, प्लेटो ने। अगली बात, प्लेटो का पत्नी और संपत्ति का साम्यवाद। पत्नी और संपत्ति का जो साम्यवाद है, पत्नियों का साम्यवाद जिसे बोल सकते हैं, संपत्ति का साम्यवाद बोल सकते हैं, क्या व्यवहारिक है क्या? सीधा सा उत्तर, साधारण उत्तर देना है, ज़्यादा खतरनाक और अयोग्य ये बात नहीं बोलनी पड़ती। ठीक है, ये कॉलेज लेक्चर में पूछा गया प्रश्न था, बहुत से बच्चों ने गलत किया। इतना नहीं है, साधारण प्रश्न का उत्तर साधारण देना होता है। तो ये व्यवहारिक है क्या? नहीं है, अव्यवहारिक है, सीधी सी बात है, प्रैक्टिकल नहीं है। पत्नियों का साम्यवाद प्रैक्टिकल है क्या? संभव ही नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सद्गुण ही ज्ञान है, यह विचार निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं में सर्वव्यापक रूप से पाया जाता है? सद्गुण ही ज्ञान है रिपब्लिक में पाया जाता है। हालांकि ये कंसेप्ट सुकरात से आया था, लेकिन प्लेटो ने जो है वो रिपब्लिक में इसे प्रमुख रूप से दिया, और पॉलिटिकल साइंस में हम यहीं पर पढ़ा करते हैं। प्लेटो को प्रथम फांसीवादी विचारक किसने कहा था? तो प्लेटो को प्रथम फांसीवादी जो है वो कार्ल पॉपर ने कहा था, और ये बात हमने थोड़ी देर पहले भी इस पर चर्चा की थी। ठीक है, तो इसको विशेष रूप से ध्यान रखना, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न जो है ये माना जाता है, बार बार आता है। ठीक, राज्य चट्टानों से नहीं बल्कि उसके निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है। ये बात मैंने शुरू में बता दी थी कि व्यक्तियों से राज्य बनेगा। ये बात कौन कहता है? प्लेटो। आंगिक सिद्धांत कहते हैं इसे। ठीक है ना, कि राज्य के लिए व्यक्ति अंग है, तो राज्य का आंगिक सिद्धांत किसने दिया? प्लेटो ने दिया। ये भी आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटो की रिपब्लिक का प्रधान पात्र नहीं है? रिपब्लिक का सबसे प्रधान पात्र कौन सा नहीं है? पॉलीमार्क्स, प्रोटोगोरस, ग्लाउकोन, थ्रेसिमेकस। तो प्रोटोगोरस प्रधान पात्र नहीं था, थ्रेसिमेकस भी था, न्याय सिद्धांत में काम आता है, ग्लाउकोन भी, पॉलीमार्क्स भी, ये अपनी तरफ से न्याय बता रहे थे, और उन सब के न्याय को कैंसिल किसने किया था? प्लेटो ने किया था। तो इस प्रकार से हम ध्यान रख सकते हैं कि ये सब उसके विपक्ष में तो थे, लेकिन न्याय सिद्धांत से जुड़े हुए थे। रिपब्लिक के अंदर उन सब का वर्णन मिलता है। ध्यान रहे, प्रोटोगोरस का उल्लेख उन्हें रिपब्लिक में नहीं मिलता। क्लियर? तो ये थे वो 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न एग्जाम्स में आए हैं, और आपको विशेष रूप से इनका ध्यान भी रखना है। क्लियर? चलिए मिलते हैं कल अगर प्लेटो के कुछ प्रश्न और मिलेंगे तो वो बताऊंगा, अन्यथा फिर अरस्तु और प्लेटो के साथ साथ तो अरस्तु के क्वेश्चन, अरस्तु के तो कंफर्म आएंगे, और प्लेटो के कुछ क्वेश्चन मुझे और मिल जाएंगे तो वो भी आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। चलिए मिलते हैं, और अगर नए विद्यार्थी हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, अगर यूजीसी नेट वाले जुड़ रहे हैं तो।